नमस्कार। यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर के वीडियो शिक्षण में मैं महेश मृत त्रिपाठी हिंदी शिक्षक आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब हिंदी शिक्षण में कक्षा 11वीं के गद्य खंड से कृष्णा सोबती द्वारा लिखित शब्दचित्र मियां नसीरुद्दीन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कृष्णा सोबती का जीवन परिचय। कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गईं और तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा कर रही हैं। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मुख्यतः कहानी लेखिका हैं। इनकी कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। इन कहानियों के अतिरिक्त इन्होंने आख्यायिका, जिसे अंग्रेजी में फिक्शन कहते हैं, कि एक विशिष्ट शैली के रूप में विशेष प्रकार की लंबी कहानियों का सृजन किया है, जो औपन्यासिक प्रभाव उत्पन्न करती है। ऐ लड़की, डार से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़ जैसी कथाकृतियाँ अपने इस विशिष्ट आकार प्रकार के कारण उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुई हैं। कृष्णा सोबती का निधन 25 जनवरी 2019 को एक लंबी बीमारी के बाद हो गया। इनका कहानी संग्रह है बादलों के घेरे, और जो इनकी आख्यायिका या उपन्यासिका है डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, यारों के यार, तीन पहाड़, ऐ लड़की, जैनी मेहरबान सिंह। इनका उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। इनका विचार संवाद संस्मरण हम हसमत, जो 3 भागों में है, सोबती एक सोहबत, शब्दों के आलोक में, सोबती वैद संवाद, मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, लेखक का जनतंत्र और मार्फत दिल्ली। इन्होंने एक यात्रा आख्यान भी लिखा है, बुद्ध का कमंडल, लद्दाख। साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता समेत कई राष्ट्रीय पुरस्कारों और अलंकरणों से शोभित कृष्णा सोबती ने पाठक को निज के प्रति सचेत और समाज के प्रति चैतन्य किया है। कृष्णा सोबती जी को हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से वर्ष 2000-2001 के सलाका सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने
हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का वाङ्मन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मियां नसीरुद्दीन शब्दचित्र हम हस्मत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्दचित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कृष्णा सोबती द्वारा लिखित शब्दचित्र मियां नसीरुद्दीन। साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। यहाँ लेखिका कह रही हैं कि अगर हम उस दिन मटिया महल की तरफ से नहीं गुजरते तो यहाँ राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में ही खो जाते और यह न जान पाते कि नानबाइयों के जो मसीहा हैं मियां नसीरुद्दीन, उनके मसीही अंदाज का पता नहीं चल पाता और उन्हें जानने और पहचानने का मज़ा नहीं पा पाते हम लोग, आनंद नहीं पा पाते, जानकारी नहीं पा पाते हम लोग। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे की ढेर संते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। लिखकर एक दिन दोपहर के समय जामा मस्जिद के पीछे एक मोहल्ला है मटिया महल। मटिया महल का जो गढ़ैया मोहल्ला है उसकी ओर से निकले और वहाँ एक छोटी सी दुकान पे पटापट आटे की ढेर को सनते हुए देखा। जब आटे का ढेर साना जाता है तो पट पट की आवाज़ होती है, उसी आवाज़ को उन्होंने सुना और सुन करके वहाँ रुकी। उन्हें लगा कि सेवइयाँ बनाने की तैयारी की जा रही है, तो उन्होंने पूछा, जानना चाहा कि क्या हो रहा है। तो पता चला कि ये सेवइयों की तैयारी नहीं हो रही है, बल्कि यह तो जो खानदानी नानबाई हैं, जो नानबाई का मतलब होता है कि जो विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने का काम करते हैं, उन्हें नानबाई कहते हैं। तो उनकी दुकान पे, वो मियां नसीरुद्दीन की दुकान है और वहीं पे खड़े हैं। मियां की खासियत है, ये मशहूर हैं 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए, यानी कि मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। जब लेखिका ने अंदर देखा, थोड़ा झुक करके देखा, तो वहाँ मियां नसीरुद्दीन जी एक चारपाई पर बैठे थे और बीड़ी पी रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मौसम की वजह से उनका चेहरा पक गया है। उनकी आँखों में चालाकियाँ दिख रही थी। वो और
जो उनका माथा था, मस्तक था, उस मस्तक को देख करके लगता था कि ये बहुत ही मजे हुए कारीगर हैं, ऐसा तेवर नज़र आ रहा था। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाया और कहा, फरमाइए। मैंने झिझक कर कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, अगर आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। मियाँ नसरुद्दीन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सर हिलाया और कहा कि वक्त तो है नहीं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकाल लेंगे। अब आप यह बताइए कि आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नबीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। यहाँ मियाँ नसरुद्दीन ने पहले कहा ही था कि समय तो है नहीं, लेकिन समय निकाल लेंगे आपके लिए। आप बताइए आपको क्या पूछना है। और इसके साथ ही साथ फिर उन्होंने पूछा कि कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं हो, कहीं आप अखबार वाले तो नहीं हो, कहीं आप पत्रकार तो नहीं हो, क्योंकि यह खोजियों की खुराफात है। मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि मेरी नज़र में अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों ही निठल्ले हैं, यानी बिना किसी काम के, जिसके पास कोई काम काज नहीं होता है वही अखबार बनाता है और वही अखबार पढ़ता भी है। क्योंकि मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि कामकाजी आदमी को, जो काम करने वाला आदमी है, उसको अखबार से क्या काम है। खैर, अगर आप यहाँ तक आने की परेशानी किए हैं, तकलीफ़ उठाए हैं, तो आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। लेखिका ने कहा कि पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया, कि जो आप तरह तरह की रोटियाँ बनाते हैं, यह जो जानकारी है वह आपने कैसे प्राप्त किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर, रंगरेज या तेली तबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उनके ठिये पर। मियाँ नसरुद्दीन ने जो आँखों का कंचा, यानी जो आँखों का जो गोल भाग होता है, वह लेखिका की तरफ घुमाया और घूर करके, तरीर करके, आँखों को तरीर करके कहा, क्या मतलब है? भाई, नानबाई यह इल्म लेने, रोटी बनाने का इल्म लेने, जानकारी लेने, सीख लेने कहाँ जाएगा? कहीं और थोड़ी जाएगा। क्या नगीना साज के पास जाएगा? नगीना साज जो ज्वेलरी में, आभूषणों में नगीने बिठाता है। क्या आईना साज के पास जाएगा? आईना साज जो दर्पण यानी शीशे की फ्रेमिंग करता है। क्या मीना साज के पास जाएगा, जो मीनाकारी का काम करते हैं? या रफूगर, जो कपड़ों के कट या फट जाने पर
उसकी सिलाई करते हैं, रफू कर देते हैं। रंगरेज के पास जो कपड़ों की रंगाई करते हैं, या तेली तंबोली के पास सीखने जाएगा, यानी जो तेल बेचते हैं या बेचते हैं उनके पास जाएगा। क्या फरमा दिया साहब? मियां नसरुद्दीन ने कहा कि यह हमारा खानदानी पेशा है और इस पेशे में हमने जो कुछ भी सीखा है वह अपने वालिद उस्ताद से सीखा है, यानी मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं इसमें। उन्होंने कहा कि मतलब यह है कि अगर घर से निकले ही नहीं, यानी निकलने के पहले ही कोई न कोई पेशा हम लोग अख्तियार कर लेते हैं। और कौन सा पेशा अख्तियार करते हैं? वही पेशा अख्तियार करते हैं जो बाप दादा का पेशा हो। और उन्होंने कहा कि वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उनके ठिये पर, यानी पिता की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर आकर के बैठ गए। लेखिका के उन्हें पूछा कि आपके वालिद, उनके वालिद के बारे में जानना चाहा तो मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदगी हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे, मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियां कल्लन। जब लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से उनके वालिद के बारे में पूछा तो मियां नसरुद्दीन थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों को जो है ऐसा लगा कि जैसे उनकी आंखें कहीं गुम हो गई हैं, किसी सोच में वो पड़ गए। फिर सिर हिलाया और कहा कि हमारे जो वालिद साहब थे, हमारे जो पिता थे, वह थे मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से मशहूर थे। लोग उनको मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले कहा करते थे। और जो मेरे दादा साहब थे, यानी मेरे वालिद के वालिद, वो थे आला नानबाई मियां कल्लन। लेखिका ने कहा कि आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो तो बताइए। मियां नसरुद्दीन ने कहा, नसीहत काहे की मियां, काम करने से आता है, नसीहत से नहीं। हाँ, वज़ा फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप, लेखिका ने भट्टी की ओर इशारा किया, कि इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पे कुछ कहा होगा, कुछ तो बताया होगा आपको। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस, बीड़ी के 2-3 कस खींचे और फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले कि अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। और इस बीच उस्ताद का एक हाथ सिर पर धरता और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी लेखिका के पूछने पर कि आपके वालिद साहब ने सीख के तौर पे कुछ तो कहा होगा, मियां नसरुद्दीन ने बीड़ी की 2-3 कस खींची और खींचने के बाद गला साफ किया और उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ कहलवाना चाहते हैं तो बताइए, हम उसी को कह देते हैं कि अब आप समझ लीजिए कि जब बच्चा अपने उस्ताद के पास पढ़ने के लिए बैठता है तो वह वही करता है, वह वही कहता है कि जो उस्ताद कहता है। उस्ताद कहता है कि कह अलिफ, फ़ारसी में जैसे अंग्रेजी में ABCD है, हिंदी में क ख ग घ है, उसी तरीके से फ़ारसी में अलिफ
बे, ते, से, इस तरह से है। तो यहाँ बच्चा कहता है, शागिर्द कहता है, वही करता है कि जो उस्ताद कहता है। अब उस्ताद कहता है कहा अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। उस्ताद कहता है बे, बच्चा कहता है बे। उस्ताद कहता है जीम, बच्चा कहता है जीम। और थोड़ी सी चूक हुई तो उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पे मारता है और शागिर्द चुपचाप उसको सहता है। मियां नसरुद्दीन ने कहा कि साहब समझे कुछ, कि एक तो पढ़ाई ऐसी कि जो कि कठिन है और दूसरे पिटाई ऐसी। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? यानी सुबह आप क्यों नहीं आए? मीर साहब ने सिर हिलाया कि मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। उन्होंने कहा कि अभी आ रहे हैं तो आपको बता देंगे। लेखिका ने कहा कि आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियां नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि जैसे सुकरात हो, यानी एक दार्शनिक अंदाज में। सुकरात एक दार्शनिक थे और उस दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा, हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे में तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे उन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ उन 3 क्लासों का? जब दूसरी पढ़ाई की बात लेखिका ने पूछा तो मियां नसरुद्दीन ने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि एक दूसरी पढ़ाई यह होती है कि अगर बच्चे को मदरसे में भेजा जाए, विद्यालय में भेजा जाए, स्कूल में भेजा जाए, तो वह न कच्ची में बैठा और न पक्की में बैठा और न दूसरी में बैठा और न तीसरी में बैठा। यानी पहले की शिक्षा में क्या होता था कि पहले शिक्षा में प्रथम क्लास को पहली कक्षा में 2 कक्षाएं होती थी, एक कच्ची और एक पक्की, यानी एक छोटी गोल एक बड़ी गोल। कि जिन बच्चों को थोड़ी सी जानकारी हो जाती थी उनको पक्की में बैठा दिया जाता था और जो बिगनर्स थे, लर्नर्स थे, जो पहले ही शुरुआत में आते थे, उनको कच्ची में बैठा दिया जाता था। तो इन्होंने कहा कि न कच्ची में बैठा न पक्की में बैठा और न ही दूसरी कक्षा में बैठा दिया गया, उसको सीधे तीसरी कक्षा में बैठा दिया गया। अब जो शुरुआत के कच्ची, पक्की और दूसरी क्लास, ये 3 जमात जो हुए, उनका क्या हुआ? अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 3 जमातों का क्या हुआ? आखिर हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला करके हंस दिए। मतलब मेरा साफ न था। लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए कि हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? यानी कि नानबाई का हुनर सीखने के लिए सबसे पहले बर्तन धोना ज़रूरी है, भट्ठी बनाना ज़रूरी है, भट्ठी को आंच देना ज़रूरी है और फिर नानबाई का हुनर सीखा जा सकता है। मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े हुए अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहब यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, हाँ साहब माना। मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? यानी कि सबसे पहले हमने खोमचे का दुकान लगाया,
खोमचा आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जो चाट पकौड़ी की दुकान होती है उसी को खोमचा कहा जाता है। जो मिला करके पकौड़ी को मिला करके आलू की टिकिया को मिला करके बनाया जाता है उसी को खोमचा कहते हैं। तो वही कहा कि अगर हमने न लगाया होता खोमचे का दुकान तो क्या यहाँ बैठा होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा कि कहीं ऐसा न हो कि मियाँ फिर खोमचे की बात करने लगे। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ नसरुद्दीन ने घूरा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा कि मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो, तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ हुक्म कीजिए जहाँ अपना। बादशाह सलामत ने फरमाया कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। उत्सुकता वक्त मैंने पूछा, लेखिका ने पूछा कि क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? मियाँ नसरुद्दीन ने कहा, क्यों न बनती साहेब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। यानी बादशाह सलामत ने वो चीज़ भी बनी और बादशाह सलामत ने उस चीज़ को खूब खाया और बहुत सराहना भी किया। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। मैंने बेसब्र होकर पूछा कि वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, हम यह न बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि बस कहावत के लिए ही है? मियाँ ने आंखों को तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने का में झूठ का क्या काम? झूठ से भला रोटी पकेगी? क्या देखा है आपने कभी पकते हुए? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा, उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? यानी इस वक्त आप किधर जा रहे हैं? अरे वह लौंडिया ने आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ नसरुद्दीन ने मियाँ रहमत से पूछा कि इस वक्त किधर को जा रहे हैं आप? और उन्होंने कहा कि आपकी लड़की वो रुमाली लेने नहीं आई। रुमाली यानी रुमाली एक प्रकार की रोटी का किस्म होता है जो रुमाल की तरह लंबा चौड़ा होता है, और कहा कि शाम को मंगवा लीजिएगा। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। लेखिका ने कहा कि एक बात और बताने का कष्ट करें। तो मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे? उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, और फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले। मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि अरे भाई, आप कुछ बात ही तो पूछेंगे, मेरी जान तो नहीं लेंगे ना? अब उसमें भी क्या देर है, जान लेने में भी? 70 का मैं हो चुका हूँ। मेरे वालिद यानी मेरे पिता 80 वर्ष के होकर के होने के बाद उनका इंतकाल हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। और क्या पता कि हमको उतना समय मिले या न मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा
कि अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, कि क्या आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में काम किया है? मियाँ ने बेरुखी से टोका, यह बात तो पहले हो चुकी ना। लेखा ने कहा, हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? अब आप क्या जानना चाहते हैं? जब मैंने बता दिया कि बादशाह के यहाँ, दिल्ली के बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो क्या इतना ठीक नहीं हुआ? इतना काफ़ी नहीं है आपके लिए? लिक्का ने खिसियानी हंसी हंसी, है तो काफ़ी। है तो काफ़ी। है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते? खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना। मियाँ ने कहा कि उनका नाम था जहाँ पनाह बादशाह सलामत। जहाँ पनाह बादशाह सलामत। कौन से? बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं आप? मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात। लिख लीजिए बस यही नाम। कौन आपको बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाकखाने वाले के लिए सही नाम जरूर पता ही ज़रूरी है? कहा कि जो नाम समझ में आए वह नाम लिख लीजिए। अब आप मुझे परेशान मत कीजिए। कौन सा आपको डाकखाने में बादशाह के नाम का चिट्ठी भेजना है, पत्र भेजना है? हाँ, कि सही नाम पता आप जानना चाहते हैं? हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला लिया। अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटें। उन्होंने कहा कि बब्बन मियाँ से कहा कि काम भट्ठी सुलगाओ और फिर काम किया जाए। यह बब्बन मियाँ कौन है साहेब? लिक्का ने पूछा। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें कि आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला लिया। इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। लिक्का के मन में आया कि यह पूछें कि आपके बच्चों के बारे में थोड़ी जानकारी ली जाए, बेटे बेटियों के बारे में जाना जाए। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर जैसे किसी अंधड़ के आसार दिख रहे थे, तो कुछ नया पूछने का फैसला छोड़ दिया और कहा कि ये कारीगर लोग तो आपके शागिर्दी करते होंगे, यानी आपके शिष्य होंगे। खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि 1 मन आटा गूँथने का 2 रुपया और 4 रुपये मैदे का। ज़्यादातर भट्ठी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले कि बाकर खानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमसे घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको, कि किसी दिन आइएगा तो आपको खिलाएंगे। एकाएक
मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वो ज़माने और गए वो कदरदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। कहा कि एक ज़माना था जिस ज़माने में लोग खाना पकाने और खाने की कद्र करना जानते थे। लोग थे ऐसे लोग, लेकिन अब क्या है, अब तो वो ज़माना चला गया। अब तंदूर से लोग निकालते हैं, खाते हैं और हजम कर जाते हैं। यानी वो ज़माना अब कोसों दूर हो गया। तो ये था कृष्णा सोबती द्वारा लिखित शब्दचित्र मियाँ नसरुद्दीन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।